नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदानी क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्ता बंध सिद्धांत अर्थात बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके पहले अभी तक हमने पढ़ा कि संकुल यौगिकों में आईयूपीएसी नामकरण, साथ ही साथ हमने संकुल यौगिकों में समावता को भी डिस्कस किया। अब आज हम पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात बीबीटी या संयुक्ता बंध सिद्धांत। तो देखिए, प्रश्न ये आता है कि आखिर हमें संकुल यौगिकों की संरचना को, यदि हमें संकुल यौगिकों की संरचना को समझना है, यौगिकों की संरचना को समझना है कि संकुल यौगिक बना कैसे है और जो संकुल यौगिक है उसके केंद्रीय धातु पर संकरण कौन सा है, मतलब आदि प्रकार की जो क्वेरीज हमारे मन में, जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, उस प्रश्नों का समाधान बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देती है। साथ ही साथ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात की भी पुष्टि करती है कि जो संकुल यौगिक है उसके धातु में जो उसका सीएमए होता है अर्थात सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसमें कौन सी संकरण है, अर्थात उसमें कौन सा संकरण है, संकुल यौगिक की ज्यामितीय कैसी है और इसका चुंबकीय आघूर्ण कैसा है, साथ ही साथ चुंबकीय प्रकृति क्या है, आदि के बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। तो आइए हम इसी चीज को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। देखिए, इसमें हम या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो पहला पॉइंट कहेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार हम जो पहला पॉइंट कहेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट कहेंगे इस प्रकार कि जो संकुल यौगिक होते हैं उसमें कई सारे, जो फिर सुनिएगा, संकुल यौगिक होते हैं उसमें तो दो चीज मिलती है। क्या मिलती है? दो चीजें पाई जाती हैं, होती है, जिसमें पहला मिलेगा आपका CMA। क्या मिलेगा? CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा, और जो दूसरी चीज मिलेगी वह होगा आपका लिगेंड। तो कहोगे आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार पहला पॉइंट ये है कि किसी भी संकुल यौगिक में दो चीजें पाई जाती हैं, जिसमें से पहला है केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा क्या है? लिगेंड है। अब हम बात करते हैं CMA की। किसकी बात करेंगे? CMA की। तो CMA की हम बात करेंगे। तो एक बात ध्यान देना, जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उसमें कई कक्षक खाली होते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उसमें कई सारे कक्षक रिक्त होते हैं। कैसे होते हैं? रिक्त होते हैं। तो सुनिएगा, जो केंद्रीय, किसी भी संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें कई सारे कक्षक खाली होते हैं, कई सारे कक्षक रिक्त होते हैं। और अब कहोगे इन रिक्त कक्षक का मतलब क्या है, क्यों रिक्त होते हैं? ये कक्षक रिक्त इसलिए होते हैं कि जो लिगेंड होते हैं वे क्या करते हैं, वे रिक्त कक्षकों को इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। जो लिगेंड होते हैं वे इन कक्षकों को इलेक्ट्रॉन, या जो रिक्त कक्षक हैं उनको इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, और वे रिक्त कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, भरे जाते हैं। तो आप कहोगे कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका पहला पॉइंट, पहला तथ्य यहाँ पर इस बात की पुष्टि करता है कि जो संकुल यौगिक होते हैं उसके दो भाग होते हैं। पहला केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरा होगा लिगेंड। अब देखिए, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसमें कई सारे कक्षक खाली होते हैं। क्या होते हैं? उसमें कई सारे कक्षक खाली होते हैं, और उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड देता है, और लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को रिक्त कक्षक में भरा जाता है। लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को कहाँ भरते हैं? रिक्त कक्षकों में भरते हैं। जो कहाँ पे रहता है? जो किसका रहता है? केंद्रीय धातु परमाणु का रहता है। तो हमने पहला पॉइंट समझा। आइए हम समझते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि धातु आयन और लिगेंड आयन। ध्यान देना, जो धातु आयन होंगे, दूसरा पॉइंट है धातु आयन कक्षक, धातु आयन कक्षक और लिगेंड, धातु आयन कक्षक और लिगेंड। ध्यान दें,
ध्यान देना, क्या लिगेंड, दोनों आपस में मिलकर के बंध बनाते हैं। धातु आयन कक्षक और लिगेंड दोनों आपस में मिलकर के बंध बनाते हैं। और इस बात को ध्यान देना कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना मजबूत होगा। फिर से सुनिएगा दूसरा पॉइंट, धातु आयन कक्षक और लिगेंड आपस में मिलते हैं, मिल करके, मिलने का मतलब यह है कि अतिव्यापन होता है और अतिव्यापन के द्वारा क्या करते हैं, बंध को बनाते हैं। और अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना मजबूत होगा। आइए हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। क्या करेंगे हम, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि धातु आयन क्या है, धातु आयन में संकरण में भाग लेने वाले, धातु आयन में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, धातु आयन में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या प्राप्त कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। तो इसे लिखिएगा, धातु आयन में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या प्राप्त कक्षकों की संख्या के बराबर होती है, तो हमने इस बात को समझा कि धातु आयन में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या प्राप्त कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। इस बात को भी हमने समझा। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, जो बहुत काम का है। अब हम समझेंगे अगला पॉइंट क्या है। तो चौथा जो पॉइंट है यहाँ पर इस बात की पुष्टि करता है कि यदि संकुल यौगिक में प्रबल लिगेंड उपस्थित है, तो हुंड नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं, होने लगते हैं। तो इस बात को समझिए। अभी हम उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। नियम क्या है, यदि संकुल यौगिक में प्रबल लिगेंड उपस्थित है तो हुंड नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं। हमने इस बात को यहाँ पर समझा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट यहाँ पर इस बात की पुष्टि देता है कि इस प्रकार बनने वाले संकुल में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यदि कैसे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो यह जो यौगिक होगा वह अनुचुंबकीय होगा। ध्यान देना, यदि इस प्रकार जो संकुल यौगिक बनता है, यदि इस प्रकार बनने वाले संकुल यौगिक में यदि इस प्रकार बनने वाले संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो यह यौगिक कैसा होगा, तो अगर ये उपस्थित होगा तो यह यौगिक प्रकृति में अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। इस बात को भी आपने समझा। लेकिन ध्यान देना,
अगला पॉइंट है, यदि संकुल यौगिक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित है तो यह यौगिक प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होगा। तो हमने इस बात को भी यहाँ पर समझा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे गए हैं, पहले आप लोग सही से समझ लीजिए जो आपके काम के हैं। यदि इस प्रकार बनने वाले संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो यह यौगिक प्रकृति में अनुचुंबकीय होगा। यदि संकुल यौगिक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित है तब यह यौगिक प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होगा। इस बात को आपको याद रखना है। ये बात बहुत काम की बात है। अगर आप इसे समझ गए तो समझो सब कुछ समझ गए। चलिए हम कुछ अगला पॉइंट भी देखते हैं। आइए अब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ अग्र बिंदुओं की चर्चा करते हैं। अग्र बिंदु हमारा इस प्रकार से है कि जो संकुल यौगिक होते हैं उसमें जो लिगेंड होता है, जो संकुल यौगिक होते हैं उसमें जो लिगेंड होता है, क्या होता है? लिगेंड होता है। लिगेंड क्या है? किसी भी संकुल यौगिक में क्या होता है? लिगेंड होता है। और लिगेंड में या प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक सिग्मा कक्षक होता है। ध्यान देना, प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक सिग्मा कक्षक होता है। एक सिग्मा कक्षक होता है। और इस सिग्मा कक्षक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्मक पाए जाते हैं। इसी सिग्मा कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मक पाए जाते हैं और उस इलेक्ट्रॉन युग्म को लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को दान देता है। फिर सुनिएगा, उस इलेक्ट्रॉन युग्म को लिगेंड जो होता है वह केंद्रीय धातु परमाणु को दान देता है। तो हमने इस बात को समझा। फिर सुनिएगा कि किसी भी संकुल यौगिक में लिगेंड रहता है और लिगेंड में कम से कम एक सिग्मा कक्षक उपस्थित रहता है। और सिग्मा कक्षक में एक जोड़ी या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित होते हैं, एक युग्म के होते हैं, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। और लिगेंड इसी इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को दान देता है। तो हमने इस बात को भी यहाँ पर समझा। अब हम आगे जो समझेंगे, अगला जो पॉइंट हमारा है, आइए हम अगले पॉइंट को भी समझते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है वह है कि किसी भी संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके मतलब CMA, किसी भी संकुल यौगिक में जो CMA होता है उसके केंद्रीय धातु परमाणु में जो आपके कुछ कक्षक होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बंध बनाने में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर सुनिएगा, किसी भी संकुल यौगिक के जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें बंधहीन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं और वो डी कक्षक में रहते हैं। ध्यान देना, डी कक्षक में रहते हैं लेकिन बंध बनाने में कोई भाग नहीं लेते हैं। जब बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, लिगेंड से नहीं जुड़ेंगे, तो वो संकरण प्रक्रिया में भी भाग नहीं लेंगे। तो क्या होगा? वे संकरण प्रक्रिया में भी भाग नहीं लेंगे। तो हमने इस बात को समझा। अर्थात जो CMA होगा उसमें जो बंधहीन इलेक्ट्रॉन होंगे वे क्या करेंगे? जो बंधहीन है, बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। जब बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे तो वो या ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे संकरण में भी भाग नहीं लेंगे। तो हमने इस बात को समझा। आइए हम देखते हैं लास्ट उदाहरण, मतलब लास्ट पॉइंट यहाँ पर। तो लास्ट पॉइंट ये है यहाँ पर कि जब संकरण में केंद्रीय धातु आयन के
डी कक्षक का उपयोग होता है। जब संकरण में केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक का उपयोग होता है तो इसके आधार पर संकुल यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर संकुल यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है बाह्य कक्ष संकुल यौगिक। बाह्य कक्ष या कक्षक संकुल यौगिक और दूसरा है अंतः कक्षक या आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक। आंतरिक ऐसे देख लो, आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक। तो आपने इस बात को देखा, लेकिन इस पॉइंट को एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यह पॉइंट बहुत काम का है। तो आप कहोगे कि यदि संकरण में केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक का उपयोग होता है, यदि संकरण बनने में केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं उसके डी कक्षक का उपयोग होता है, तो उसके आधार पर संकुल यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक संकुल, दूसरा है बाह्य संकुल। आपने इस प्रकार समझा। आइए हम समझते हैं उदाहरण सहित कि यह बैलेंस बांड थ्योरी होती क्या है। एक हमारे सामने प्रश्न दिया गया है K4FeCN6। इसकी रचना को आपको बैलेंस बांड थ्योरी अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाना है। तो यदि हम इस यौगिक को संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाएंगे तो सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि इस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है। तो केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात CMA, यहाँ पर कौन है CMA, तो है Fe। ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। अब हमें समझना पड़ेगा कि जो CMA है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना पड़ेगा। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को यदि हमें निकालना है तो कैसे हम काउंट करेंगे। देखिए K कितनी बार है, 4 बार है, तो प्लस का 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर Fe को हम x मान लेंगे और Cl कितनी बार 6 बार है, तो हमने इसको लिख दिया, बराबर करके 0 कर देंगे। फिर आएगा यहाँ पर x बराबर निकालेंगे 6 माइनस का 4 बराबर यहाँ पे प्लस का 2, अर्थात यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, प्लस का 2। इस प्रकार हमने देखा कि Fe पर जो मतलब ऑक्सीकरण संख्या है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या है प्लस की 2। इस चीज को भी हमने यहाँ पर समझ लिया। जब यहाँ पर हमने इस चीज को समझ लिया तो आइए हम बात करते हैं आगे कि जो Fe है वह संकुल यौगिक को कब बनाया है। जो Fe है वह संकुल यौगिक को तब बनाएगा जब इस पर 2 का आवेश रहेगा। पहले हम देखते हैं Fe का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका होता है 26। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इस प्रकार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। हमने इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया तो हम इससे क्या करेंगे, डी कक्षक को भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अवस्था है अर्थात यहाँ पर जो आयरन है वह इस अवस्था में मिलता है। तो अब हम इसका करेंगे इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या होगा आपका, अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस क्रम में हम करेंगे, और 4s2 और 4 और 3d6। तो यहाँ पे +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर D कितना है। देखिए D यहाँ पे हम देखेंगे D कक्षक की बात करते हैं तो D कक्षक कितना है, यहाँ पर 5 भाग होते हैं, 3 हो गए और 3 2 5 हो गए। अब D में कई इलेक्ट्रॉन है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले तो प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसका युग्मन कर देंगे। हमने इस बात को समझा। और यहाँ पर क्या है, ये है आपका यस कक्षक, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। फिर यहाँ बनाएंगे हम आगे के लिए, तो यहाँ पे होगा 4p
6 ये कक्षक होगा। तो P में कितने भाग होते हैं? P में होंगे आपके पास 3 भाग। तो हमने इस प्रकार बना दिया। लेकिन ध्यान से देखिए इसमें लिगेंड कैसा है? इसमें प्रबल लिगेंड है साइनाइड। क्या है? प्रबल लिगेंड है साइनाइड। इसलिए ये क्या करेगा? पेयरिंग करा देगा इसके साथ, और जो मतलब बचा हुआ है मतलब ये इसको यहाँ पे ला देगा, अथवा इसको आप समझ लीजिए ऐसे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले आएंगे और ये वाले इसमें चले आएंगे। अब एक नया कक्षा कैसे बनेगा जो इस प्रकार की रचना को दिखाएगा, ये हमने देखा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब चले आए तो ये इस प्रकार की रचना को बना लेगा, और यहाँ पर ये कक्षक खाली रहा आपके सामने। उसी प्रकार ये कक्षक भी यहाँ पे बना रहेगा। अब क्या करेगा? यहाँ पे आएगा Cn है, Cn है यहाँ पे देखिए 6 Cn है, तो Cn ऐसे 6 बार आएंगे ये। अब यहाँ पर ऐसे इसके Cn की इलेक्ट्रॉन है, Cn के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस के रूप में दिखाया है। Cn के इलेक्ट्रॉन को हमने किस रूप में दिखाया है? क्रॉस के रूप में दिखाया है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये दे रहा है, दूसरा ये दे रहा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। तो हमने इस प्रकार यहाँ पे समझ लिया। अब प्रश्न आता है कि इस यौगिक में संकरण कौन सा है? तो संकरण कौन सा है? संकरण की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे D के 2 कक्षक हैं, अर्थात D2 यस का 1 है, यस लिख दिया गया। उसके बाद P के 3 है, तो यहाँ पर संकरण कौन मिल गया? संकरण मिल गया, D2sp3 मिल गया। प्रश्न आता है कि इसकी ज्यामितीय कैसी होगी? ज्यामितीय, तो इसकी ज्यामितीय की अगर हम बात करते हैं तो ये जिसकी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। अष्टफलकीय इसकी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। ये भी बात हमने समझा। कोई कहे अष्टफलकीय बनता कैसे है, तो हम इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार की रचना को बनाएंगे। यहाँ पे Cn लिखेंगे, यहाँ पर भी Cn, यहाँ पर भी Cn। मतलब ये रचना क्या है? ये अष्टफलकीय संरचना को दर्शाता है। हमने ये देखा। अच्छा यहाँ पे आप देख के बताइए, क्या कोई यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण ऐसे लिख देंगे हम, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण, यह प्रकृति में कैसा है? प्रतिचुंबकीय। यह प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है। तो हमने इस बात को यहाँ पर समझा। फिर हम देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर इतनी चीज को समझ लिया, और यही क्या बताता है? यही चीज को बताता है हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस प्रकार हमने देखा। यहाँ पे देखिए यौगिक हमने लिया है K4 FeCN6, जिसमें आपका केंद्रीय धातु परमाणु CMa है। मतलब जो CMa है आपका वो केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में रहता है। और यहाँ पे है आयरन। उसके बाद हमने देखा आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है, अर्थात यहाँ पे जो संकुल यौगिक बना हुआ है वह है Fe2+ अवस्था पे है। और हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या को इस प्रकार से ज्ञात किया कि +4 लिखा, पोटेशियम 4 बार होने के कारण। फिर लिखा यक्ष, मतलब हमें आयरन की ज्ञात करना है, और Cn 6 बार है, इसलिए हमने लिखा -6 बराबर करके 0। तो यहाँ पे x बराबर आया 6 -4 बराबर 2 आया, अर्थात x बराबर 2 आया। अब हमने लिखा कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यह प्रकृति में क्या है? प्रतिचुंबकीय है। पहले हमने क्या किया? आयरन का सामान्य अवस्था पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। दूसरी बार हमने आयरन का विन्यास किया लेकिन Fe2+ के आधार पर, और इनकी इलेक्ट्रॉनों युग्म को जो यहाँ पर पेयरिंग नहीं थे पहली अवस्था में, दूसरी बार हमने पेयरिंग कराया। उसके बाद साइनाइड 6 बार थे, उस साइनाइड को जोड़ दिया गया। फिर हमने देखा कि इसमें जो संकरण बना हुआ है वह है D2sp3 संकरण बना है, और ज्यामिति कैसी है? अष्टफलकीय है। और अष्टफलकीय रचना कैसी होती है? तो हमने इस प्रकार इसको यहाँ पे बनाया है। नीचे जो लिखा गया है वह है आपका Cn। इस क्रम में इसकी रचना को बनाए हैं। तो आपने इसको भी यहाँ पे समझ लिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा अन्य प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनकी रचनाएं कैसी होती हैं, और उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।